हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज गीतिका फ्रॉम शिक्षण आरंभ। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण आरंभ पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईवीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक, जो कि है आपका परिवार। और जो परिवार थीम है उससे आपके सीटेट के एग्जाम में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके सीटेट के सिलेबस में भी ईवीएस के 6 थीम दिए हुए हैं और उन्हीं में से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हमारा परिवार टॉपिक। परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि परिवार जो है वो किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? फैमिली शब्द का। ठीक। और जो फैमिली शब्द है, फैमिली शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के फैमिलस शब्द से हुई, जिसका तात्पर्य है माता पिता बच्चे आदि। यानी कि फैमिली शब्द जो है उसका तात्पर्य ऐसे समूह से है जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं परिवार क्या है, परिवार से क्या होता है। ठीक है, तो परिवार से ही बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। मतलब कि जो प्रारंभिक शिक्षा है बालक की, वो कहाँ शुरू होती है? वो परिवार से शुरू होती है। परिवार से ही बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू करता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है, तो आपको आंसर लगाना है परिवार। और एक आध बार आपके इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। परिवार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है, यानी कि जो शिक्षा परिवार के द्वारा प्रदान की जाती है वो किस प्रकार की शिक्षा कहलाती है? वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा जो होती है उसमें जो शिक्षा दी जाती है उसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता, कोई निश्चित समय नहीं होता, कोई निश्चित समूह नहीं होता है ना। और जो औपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा में निश्चित समूह, निश्चित संख्या, निश्चित स्थान होता है। ठीक, तो ये दोनों डिफरेंस होता है अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा में। तो जो परिवार के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। बालक परिवार के द्वारा ही प्रेम, सहयोग, अनुशासन आदि गुण सीखता है, यानी कि प्रेम की भावना, सहयोग की भावना, अनुशासन की भावना, ये सारी जो गुण है वो बालक अपने परिवार के माध्यम से सीखता है। आगे चलते हैं, परिवार का वर्गीकरण, यानी कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मुख्यतः है वो परिवार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार क्या है? एकल परिवार जो है वो होता है जिसमें माता पिता और उनके साथ उनके बच्चे रहते हैं। ठीक, इसके जो गुण है वो है व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का अवसर, यानी कि एकल परिवार में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का स्वतंत्रता के रूप में जो है स्वतंत्र वातावरण में वो विकास करने का अवसर पाता है। ठीक, एकल परिवार में बालक अपने व्यक्तित्व के विकास का स्वतंत्र जो है अवसर पाता है। और दूसरी बात, एकल परिवार में क्योंकि संख्या कम होती है एकल परिवार में, इसीलिए उनमें कलह द्वेष कम होता है। नोट आप देख लीजिए, एकल परिवार से रिलेटेड जब भी डेफिनेशन आए तो उसमें क्या लगाना है? माता पिता के साथ उनके अविवाहित बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। अविवाहित बच्चे होंगे तभी वो एकल परिवार होगा। अगर माता पिता के साथ उनके विवाहित बच्चे लिख के आ रहा है तो इसका मतलब कि वो एकल परिवार नहीं है, वो एक संयुक्त परिवार है। ठीक, तो एकल परिवार में माता पिता के साथ उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, एकल परिवार के दोष क्या क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। एकल परिवार में कुछ दोष भी होते हैं जो इस प्रकार है। स्वार्थ की भावना को बल, बिकॉज एकल परिवार में लोग जो है संख्या कम होती है तो आपस में क्या होता है, स्वार्थ की भावना प्रबल हो जाती है। एक दूसरे से मतलब नहीं होता है। ठीक है, खुद से मतलब रखना। दूसरी बात, उचित निर्देशन एवं परामर्श का अभाव। एकल परिवार में बुजुर्ग का अभाव होता है, बुजुर्ग नहीं रहते हैं साथ में, इसलिए उनके जो निर्देश होते हैं, उनका जो परामर्श होता है वो उनको नहीं मिल पाता है। शिशुओं की देखभाल की समस्या, कभी कभी क्या होता है कि जो माता एवं पिता दोनों जो है जॉब करते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं हो पाती है। अगर घर में एकल परिवार में बुजुर्ग नहीं होते हैं, इस वजह से शिशुओं की देखभाल ठीक से नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये जो है ये दोष है एकल परिवार के। स्वार्थ की भावना को बल, उचित निर्देशन एवं परामर्श का अभाव और शिशुओं की देखभाल की समस्या। आगे आते हैं, देखते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के क्या क्या गुण हैं? संयुक्त परिवार में कार्य विभाजन की व्यवस्था होती है।
क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार में जो परिवार के सदस्य होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, तो इससे क्या होता है कि आपस में वो कार्यों को बांट लेते हैं। ठीक है, तो कार्य को करने में आसानी हो जाती है। दूसरी बात, सामाजिक जीवन का विकास। आपस में ही क्योंकि संख्या ज्यादा होती है तो उनमें सामाजिक जीवन का विकास भी होने लगता है। बुजुर्गों के ज्ञान, अनुभव, उपदेश एवं निर्देश आदि का लाभ। क्योंकि संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सब साथ में रहते हैं, तो इससे क्या होता है, दादा दादी के जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो उनका उपदेश होता है, जो उनके इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो हमें जो है मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें उनका लाभ मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं, संयुक्त परिवार के दोष देख लेते हैं। संयुक्त परिवार के कुछ दोष भी हैं, जैसे पारस्परिक द्वेष, कलह एवं संघर्ष। क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार में जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है, इसीलिए आपस में द्वेष और कलह बनने की संभावना ज्यादा होती है। कठोर नियंत्रण होता है, जो बड़े होते हैं उनका जो नियंत्रण होता है वो बहुत ही कठोर होता है। नोट देख लेते हैं, नोट्स में क्या है। संयुक्त परिवार में 2 से 3 पीढ़ियों के सदस्य शामिल रहते हैं। आप चित्र में भी देख सकते होंगे, यहाँ दादा दादी, मम्मी पापा और उनके बच्चे है ना, तो 2 से 3 जो जनरेशन होती है वो संयुक्त परिवार में शामिल होते हैं। आगे चलते हैं, परिवार के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, जैसे मातृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, समरक्त संबंधी परिवार या फिर अभिविन्यास परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार क्या होता है, इसमें जो घर की मुखिया होती है वो एक स्त्री होती है। ठीक। पितृसत्तात्मक परिवार में इसमें जो है विवाहित युगल पुरुष पुरुष के परिवार के साथ रहता है, यानी कि जो घर का मुखिया होता है वो कोई पुरुष होता है। समरक्त संबंधी परिवार या फिर अभिविन्यास परिवार, इसमें समान रक्त यानी कि समान रक्त समूह के लोग सम्मिलित होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं परिवार की विशेषताएं। परिवार की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि उसमें परिवार में वैवाहिक अनिवार्यता होना। ठीक है, क्यों वैवाहिक अनिवार्यता होती है? बिकॉज वैवाहिक अनिवार्यता इसलिए होती है ताकि परिवार के वंश की वृद्धि हो सके। आगे चलते हैं, सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई। सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई, पारिवारिक अंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं, जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वंशानुगत संबंध, तो इसमें क्या होता है, जो है परिवार में परिवार के सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं, जैसे कि कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं जो एक पीढ़ी से यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को हस्तांतरित होता रहता है। सामाजिक संस्था, परिवार क्या है? परिवार सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है, यानी कि समाज की अगर हम मूल इकाई के रूप में किसी को जानते हैं तो वो क्या है? वो है परिवार। परिवार समाज की मूल इकाई है। आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक सदस्य अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। आगे चलते हैं, परिवार का महत्व। परिवार का महत्व किस वजह से है, क्यों परिवार होना आवश्यक है? ठीक है, तो परिवार ही वह स्थान है जहां सर्वप्रथम बालक का सामाजिकरण होता है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि बालक का जो सामाजिकरण होता है वो सर्वप्रथम कहाँ होता है? तो इसका आंसर जाएगा आपका परिवार, यानी कि बालक का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में होता है। बालक के परिवार की सामाजिक स्थिति भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है, यानी कि जैसी सामाजिक स्थिति उसके परिवार की होगी, बालक के परिवार की होगी, उसी प्रकार से बालक का सामाजिक विकास भी होगा। आगे चलते हैं, माता पिता के स्वास्थ्य और शारीरिक रचना का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर माता पिता स्वस्थ होंगे तो बालक भी स्वस्थ होगा, अगर माता पिता रोगी होंगे या उन्हें अस्वस्थ होंगे तो उनका बालक भी अस्वस्थ होगा। इससे क्या होगा? बालक का शारीरिक विकास जो है प्रभावित होगा। कहने का मतलब है कि बालक के शारीरिक विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो परिवार का होता है। बालक के समुचित शारीरिक विकास हेतु खेल एवं व्यायाम के लिए समुचित सुविधाएं एवं समय उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी भी उसकी परिवार की होती है, यानी कि बालक की सर्वांगीण विकास के लिए जो है परिवार ही जिम्मेदार होता है। बालक के खेल के लिए, बालक के व्यायाम के लिए, बालक के स्वास्थ्य के लिए, हर चीज के लिए उसे समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? एक परिवार की होती है। ठीक, बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व सहायक होते हैं। ठीक, बालक को जैसा वातावरण मिलेगा बालक उसी प्रकार से हो जाएगा, यानी कि अगर बालक के अंदर
जो है सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना है तो बालक को एक अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। अच्छे वातावरण में बालक का सकारात्मक विकास होगा, यानी कि उस पर सकारात्मक प्रभाव उसका पड़ेगा। और अगर जो है बालक जहाँ रहता है वहां का जो है वातावरण अच्छा नहीं है तो बालक पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? इन सब की जिम्मेदारी एक परिवार की होती है, इसीलिए परिवार का महत्व होता है। ठीक, बालक की नियमित दिनचर्या का प्रभाव भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव डालता है और इसे नियमित करने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? परिवार की ही होती है। बालक के उचित शारीरिक विकास में उसे अपने परिवार से प्राप्त प्रेम एवं सुरक्षा की भावना का भी अहम योगदान होता है। यानी कि अगर बालक को अपने परिवार से प्रेम प्राप्त हो रहा है, सुरक्षा की भावना महसूस कर रहा है, तो उसका जो शारीरिक विकास होगा वो बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जिम्मेदारी परिवार की होती है। तो परिवार का महत्व किस लिए है? बिकॉज बालक के उचित शारीरिक विकास अगर चाहिए, शारीरिक विकास, तो फिर परिवार का होना आवश्यक है। ठीक, बालक की मानसिक क्षमता के विकास में भी उसके वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान होता है। ठीक, तो वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान क्यों होता है? बिकॉज ये जो होता है ये हेरिडिटी उसके परिवार यानी कि उसके माता पिता से उसको प्राप्त होती है। तो वंशानुक्रम के माध्यम से उसको कुछ स्पेशल क्वालिटीज प्राप्त होती हैं। ठीक, तो उसके मानसिक क्षमता, उसकी शारीरिक विकास, इन सब में उसके वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान होता है जो उसके माता पिता से उसे प्राप्त होता है। अच्छा, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज मेंशन कर दी है कि अनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवार में ही बालक को पौष्टिक भोजन, सही शिक्षा का वातावरण, खेल एवं मनोरंजन के अवसर आदि उपलब्ध होते। कहने का मतलब है कि आर्थिक स्थिति भी बालक के जो है विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो अगर परिवार की स्थिति जो है, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बालक को सही भोजन, सही शिक्षा का वातावरण, खेल, मनोरंजन, ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी। अगर आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं होगी तो बालक इन सब चीजों से कहीं ना कहीं वंचित रह जाएगा। मानसिक विकास में बालक के भाषा विकास का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें उसके परिवार की भूमिका सर्वाधिक अहम होती है। यानी कि भाषा का जो विकास होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं परिवार के माध्यम से ही होता है। बालक जन्म लेता है, परिवार के साथ रहता है, परिवार में जिस तरह की लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं बालक उसको इमिटेट करता है, उसका अनुकरण करता है, वही चीजें सीखता है। ठीक, अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे, बालक का जो मानसिक विकास होगा वो अच्छी तरीके से होगा, भाषा विकास होगा वो अच्छी तरीके से होगा। परिवार में गलत भाषा का प्रयोग किया जाएगा, गलत शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो इससे क्या होगा? बालक का मानसिक विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, उसका भाषा विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो इसलिए परिवार का जो है, परिवार की ये जिम्मेदारी है कि बालक के भाषा विकास के लिए वो अच्छे से अच्छी चीजें, मतलब अच्छे लैंग्वेज का यूज करे, अच्छे वातावरण को बनाए रखे, सकारात्मक वातावरण को बनाए रखे। तो इसमें परिवार का महत्व होता है। बालक के मानसिक विकास में परिवार का कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला महत्व। ठीक, माता पिता की शिक्षा का भी बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर माता पिता शिक्षित होंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने बालक को भी शिक्षित करने की कोशिश करेंगे। ठीक, उन्हें भी साक्षर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा? उसके मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। अनुच्छेद 51 का के अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे, है ना। अनुच्छेद 51 का में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 51 का में कहा गया है कि माता पिता जो है स्वयं के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।